चलिए दोस्तों, आज 10th क्लास के मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बेसिक सबसे पहले लेके चलते हैं। इससे पहला चैप्टर मेरा है वास्तविक संख्या। इस चैप्टर को बनाने से पहले, सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बात लेके चलते हैं, और आप लोग अगर ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा, कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा न डीप न बहुत ज़्यादा, इस तरह से आप लोग को नॉर्मल लेके चलेंगे और ध्यान से समझिएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि देखने के बाद फिर आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 9th क्लास जो हम लोग पढ़े हैं, 8th क्लास पढ़े हैं, 7th क्लास में पढ़े हैं, उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते थे। ऐसा नहीं कि वास्तविक संख्या डायरेक्ट यहाँ आ गया। इससे पहले भी आप लोग को पढ़ना था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ये छोड़ के बाकी आपको पूर्ण, पूर्णांक और प्राकृत ये सब पहले ही पढ़ना था। इस सब का यूज फिर यहाँ पे कैसे है, इसके बारे में आज जानते हैं और इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। तो चलिए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले प्राकृत संख्या की बात किया गया है। प्राकृत संख्या, बात समझिएगा, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या कहने का मतलब कि गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब कि जिस संख्या से हम गिनती कर सकें उसे ही क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो कोई भी वस्तु को या कोई भी चीज़ को हम लोग गिनते हैं तो जीरो से तो स्टार्ट नहीं करते हैं, हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं 1 से। इसके मतलब कि 1 से स्टार्ट हुआ कौन संख्या, प्राकृत संख्या। तो चलिए, यहाँ पे हो जाएगा प्राकृत संख्या में, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपको बढ़ते चला जाएगा और बढ़ते हुए इन्फिनाइट तक चला जाएगा। बात समझे। आगे देखते हैं, आगे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का मतलब कि पूर्ण संख्या आपका हो गया प्राकृत संख्या जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा था और गिनती की संख्या को हम लोग बोल रहे थे। उस तरह से पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो पूर्ण संख्या कहने का मतलब इसमें जो छूट रहा था, जैसे कहने का मतलब कि हम लोग अगर देखें तो इसमें कुछ न कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे छूट रहा है। क्या छूट रहा है? जीरो, जो कि होना चाहिए, लेकिन गिनती हम लोग जीरो से कर नहीं सकते हैं। तो जिसको नहीं वहाँ पे ऐड कर पाए हैं उसको इसमें ऐड करते हैं। तो पूर्ण संख्या पूरा हो जाएगा किसको शामिल करने पर, जीरो को शामिल करने पर। यानी प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो पूर्ण संख्या के यहाँ पे हो गया 3 4 5 6 ऐसे करके चला जाएगा अनंत तक। बात समझे। उससे से पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है कि पूर्णांक संख्या में आपको पूर्ण संख्या तो रहेगा ही, प्राकृत भी रहेगा, लेकिन इसमें एक चीज़ आ जाता है जो कि नेगेटिव वाला भी आ जाता है। माइनस में कुछ संख्या होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो अगर उसको इसमें शामिल कर देते हैं तो पूरा का पूरा बन जाएगा प्राकृत पूर्णांक संख्या। जैसे यहाँ पे हम ले सकते हैं, अगर यहाँ जीरो लेते हैं तो जीरो के इधर की ओर बढ़ेंगे तो नेगेटिव होगा और इधर की ओर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम लोग अनंत तक जा सकते हैं पॉजिटिव में, यानी प्लस में। इधर की ओर बढ़ेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, यानी माइनस अनंत तक। बात समझे। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा पूर्णांक संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या हो गया। आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक के बाद हम लोग देखते हैं, पूर्णांक के बाद क्या क्या चलेगा, परिमेय चलेगा, अपरिमेय चलेगा। अब देखिए, प्राकृत देख लिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, जैसे क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ आपको देखते होंगे कि सर ये जो 1 2 3 4 5 6 ये जो लिखा हुआ है इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि क्या सभी, ये 9th में क्वेश्चन पूछता है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो 1 मिनट, चलिए,
तो कहने के मतलब कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन देखें तो पूछेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। तो बाबू पूर्ण संख्या में देखा जाए तो माइनस भी आ जा रहे हैं, जीरो भी आ जा रहे हैं, लेकिन प्राकृत संख्या में क्या माइनस जीरो है क्या? नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो बात सही है। प्राकृत संख्या में देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाता है। और वही अगर हम लोग प्राकृत की बात करते हैं, पूर्ण के पूर्णांक में बात करें तो पूर्णांक में ये तो हैं ही, इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं हैं। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी हो सकता है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या भी हो सकता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। वही सभी प्राकृत संख्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। यानी पूर्ण संख्या ये प्राकृत नहीं होगा। सभी अगर देखें तो कुछ तो यहाँ तो मान लेते हैं कि अगर 1 2 3 4 बोलिए कि है, लेकिन जीरो तो नहीं ना है, तो कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होंगे और सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होंगे, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या भी नहीं होंगे। बात समझे? तो इतना कंप्लीट हो गया। बाकी आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या कहने का मतलब कि ऐसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P/Q कहने का मतलब कि P, अगर यहाँ हम P का बात करें तो P मेरा क्या है? A पूर्णांक संख्या होगा और Q ये भी पूर्णांक संख्या होगा, बशर्ते एक बात समझिएगा, Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख तो सकते हैं, P/Q के रूप में लिख तो सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q नॉट इक्वल टू जीरो। तो Q नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसको क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय की अगर हम बात करें, अपरिमेय की बात करें, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या ले लेते हैं? उदाहरण के तौर पे 3/2 या 5/7 या 2/8 2/9 ऐसे जो भी उदाहरण हम लोग को चाहे ले सकते हैं, या 8/5 ऐसे करके कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे, बस बट्टा होना चाहिए, नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे जो भी संख्या हमको दिखेगा वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन एक हमेशा स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम बना रहता है कि सर जब ये सब परिमेय संख्याएं हैं तो फिर पाई क्यों अपरिमेय हो जाता है? बात सही है। पाई कहने का मतलब कि अगर हम पाई की बात करते हैं, तो पाई का वैल्यू हम लोग रखते हैं 22/7। 22/7 अगर 22/7 इसका वैल्यू रखते हैं तब तो ये परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये परिमेय नहीं होता है, तो अपरिमेय हो जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पाई जो है, पाई का वैल्यू कभी भी 22/7 नहीं होता है। पाई का वैल्यू लगभग कह सकते हैं 22/7। लगभग कहने के मतलब कि लगभग इसके बराबर होगा। पाई का वैल्यू 22/7 के बराबर नहीं होता है, लगभग बराबर कह सकते हैं। इसीलिए 22/7 जो हमारा है, ये 22/7 है, ये हो जाता है परिमेय। लेकिन वही अगर पाई के बात करें तो ये हो जाता है अपरिमेय। ये परिमेय हो जाता है, ये परिमेय हो जाता है, और ये हो जाता है अपरिमेय हो जाता है। बात समझे? तो इसीलिए ये जो है वैल्यू हम लोग लगभग में लेते हैं और इसको परिमेय मानते हैं, लेकिन पाई को अपरिमेय मानते हैं। कुछ इस पॉइंट में भी रहता है, जिसे कहने का मतलब कि 3 पॉइंट या 8 पॉइंट एक ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे हम लिखते हैं 3/2, और 3/2 के क्या लिख सकते हैं? 1.5 लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं। तो सर 3/2 तो ठीक है परिमेय है, क्या 1.5 भी परिमेय है? तो बात सही है, 3/2 परिमेय है, लेकिन 1.5 भी परिमेय है। ऐसा नंबर या ऐसा दशमलव प्रसार जो कहीं ना कहीं जाके शांत हो जाए, वो भी परिमेय में ही आता है।
जो अशांत रहे। अशांत कहने के मतलब आगे बताएंगे। अपरिमेय में पहले चलते हैं। अपरिमेय P/Q के रूप में न लिखा जा सके। अपरिमेय कहने का मतलब कि इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ये अपरिमेय कहलाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जब P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके तो फिर हम लोग देखते हैं कि √3 अगर अपरिमेय है तो हम √3/1 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि √3 अगर अपरिमेय है तो √3/1 भी लिख सकते हैं। तो फिर P/Q के रूप में तो हो ही गया। तो कैसे बोलते हैं P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है? तो देखिए, अगर √3 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अभी हम बताए हैं कि P क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और Q भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या यहाँ पे P पूर्णांक संख्या है? ये पूर्णांक संख्या है? नहीं है। तो जब ये पूर्णांक ही नहीं हुआ, P पूर्णांक ही नहीं हुआ, पूर्णांक ही नहीं है, तो बताइए ये कैसे परिमेय हो जाएगा? परिमेय नहीं होगा। जब P यानी √3 पूर्णांक ही नहीं है, पूर्णांक ही नहीं है, तो परिमेय हो गया नहीं। तो जब पूर्णांक ही नहीं तो P/Q के रूप में नहीं लिखा गया। जब पूर्णांक नहीं है तो P/Q के रूप में भी तो नहीं लिखा गया, और जब P/Q के रूप में लिखा ही नहीं गया तो अपरिमेय हो गया। सिंपल बात। अगर हम कहते हैं √5 तो √5/1 भी कर सकते हैं, या कर सकते हैं √5/2 भी कर सकते हैं, या 2/2 ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको अगर हम बात करें तो √5 जब पूर्णांक ही नहीं है तो P/Q के रूप में नहीं लिखा गया। यानी जब ये पूर्णांक ही नहीं है तो क्या P/Q के रूप में लिखा गया? नहीं लिखा गया। यहाँ पे पूर्णांक के तौर पे सिर्फ आपको Q दिख रहा है, ये पूर्णांक है, लेकिन क्या P पूर्णांक है? P पूर्णांक है? नहीं है, पूर्णांक नहीं है। इसीलिए जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। अशांत कहने के मतलब कि 3.256233858 ऐसे कर करके जाते रहे, कटे नहीं। इसका दशमलव प्रसार का था कि कहीं ना कहीं कट रहा था, इसका दशमलव प्रसार कटेगा ही नहीं। तो जब कटेगा ही नहीं तो ये अपरिमेय है। इसका कट रहा था, कहीं ना कहीं शांत हो रहा था दशमलव प्रसार, तो ये परिमेय था। इसका शांत नहीं हो रहा है तो अपरिमेय कहलाएगा। यहाँ पे ध्यान देते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इतना होने के बाद अगर इतना समझ में आ गया हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग को जो पढ़ना है वो किस चैप्टर में पढ़ना है? तो पढ़ना है वास्तविक संख्या, चैप्टर का ही नाम है। वास्तविक संख्या चैप्टर का ही नाम है। तो चैप्टर का जो वास्तविक संख्या नाम है, तो एक बात समझिएगा कि वास्तविक संख्या के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या पढ़ना है। इसके मतलब कि वास्तविक संख्याएं जब पढ़ना था तो फिर इतना पढ़ाने की जरूरत पड़ा, इतना बताने की जरूरत है। तो एक बात आपको बता दें, ये जो भी हम लोग पढ़े हैं अभी तक, जितना भी हम लोग ये देखें, यहाँ पे 1 2 3 0, यहाँ पे ये देखें बट्टा में देखें, ये पॉइंट में देखें, वगैरह वगैरह जो भी हम लोग देखें, ये पूरा के पूरा आपको आ जाएगा वास्तविक संख्या में। यानी वास्तविक संख्या ही दो भाग में बंटता है, जिसको हम लोग परिमेय और अपरिमेय कहते हैं। और परिमेय को ही हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृत, सम, विषम, भाज, अभाज, जो भी पढ़ते हैं ये परिमेय में ही पढ़ते हैं। ये सब परिमेय का ही छठा बटा रूप है। मतलब परिमेय से ही टूट के हुआ है पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत, बट्टा, घट्टा, भिन्न, जो भी हम लोग पढ़ते हैं सब परिमेय से ही पढ़ते हैं। तो जितना नंबर हम लोग को दिखे इसमें, पूर्णांक में, पूर्ण में, प्राकृत में, ये सब क्या है? परिमेय है। लेकिन जो नंबर हमको रूट में दिखे, लेकिन रूट का वैल्यू कभी भी, ऐसा रूट जिसका वैल्यू पूरा पूरा नहीं आवे, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। और परिमेय अपरिमेय मिल के ही क्या बनता है? वास्तविक संख्या। यानी एक झोला में कहें कि परिमेय लेके चलते हैं, एक झोला में अपरिमेय लेके चलते हैं, और दोनों को मिला दिए
तो इससे क्या बनेगा, वास्तविक संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट कट गई थी तो फिर लाइट आ गया है। यहाँ पे ध्यान देते हैं कि ये तो समझ में आ गया वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या कहने का मतलब परिमेय और अपरिमेय के संगम दोनों एक साथ मिला के और जो बनता है वही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर बात करते हैं। अब एक क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, बात समझिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहने का मतलब अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं वो सब संख्याएं का यूज होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। अब यूक्लिड प्रमेयिका को समझने के लिए सबसे पहले कुछ हम लोग उदाहरण लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं, क्योंकि बचपन में जो हम लोग पढ़े हैं उसी से पढ़ लेके चलेंगे बात, और तब आप लोग को फिर इस पे बात लेके आएंगे ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। जो नहीं लिखे हैं वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा और ध्यान समझिएगा, आगे अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम लोग कहें कि सर 12 को भागा लगाइए 5 से, उसी तरह से यहाँ पर लेते हैं 15 को भागा लगाइए 4 से, उसी तरह से लेते हैं 8 को भागा लगाइए 2 से, फिर लेते हैं 3 को भागा लगाइए 5 से। ठीक है, इतना संख्या, इतना हम लोग क्वेश्चन को लिया। अब देखते हैं 5 से भागा लगाएं 12 को तो 2 बार में चला जाएगा, 10 आएगा और यहाँ 2 शेष बच जाएगा। 4 से लगाएंगे तो 3 बार में चला जाएगा, यहाँ पे 12 आएगा और 3 शेष बचेगा। यहाँ 14 रखते हैं क्योंकि शेष और ए दोनों सेम बच जा रहा है, इसीलिए 14 रखते हैं। तो यहाँ पे कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। 2 से लगाएंगे 4 मरतबे 8 हो जाएगा, 0 शेष बचेगा। और 5 से लगाएंगे 3 में, तो यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि गलती लिखा गया, लगता है 5 इधर होना चाहिए क्योंकि बीच में तो 12 रहता है। नहीं, ए आएगा पॉइंट में। तो चलिए इसको बात को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर देखें हम लोग, तो इसको हम लोग बचपन में पढ़े होंगे कि बीच वाला को बोलते हैं भाज्य, भाज्य, और इसको बोलते हैं भागफल, भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल, शेषफल, और इसको बोलते हैं भाजक, भाजक। बात समझिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, शेषफल है। अगर हम लोग देखें तो 12 जो है वो किसके बराबर है, तो इसको गुना कर देंगे 5 और 2 को, यानी 5 × 2, और फिर उसके बाद 2 को जोड़ेंगे तो 12 के बराबर आ जाएगा। इसके मतलब कि सर ये 12 जो है भाज्य है, भाज्य है, और 5 भाजक है, भाजक है, और 2 भागफल है। भागफल है और 2 ही शेषफल भी है। ये तो प्लस होगा ना, यहाँ प्लस गलती हो गया, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस होगा, +2 तो ना 5 में 12 होगा, तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा शेषफल, शेषफल। बात समझिएगा। तो इसको मिटा देते हैं, इतने में तो समझ ही जाइएगा। शेषफल, अब देखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये जो प्रक्रिया हुआ, यही प्रक्रिया हम लोग बचपन में पढ़े थे, और बचपन में इसको पढ़ते थे
भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। लेकिन अब जो हम लोग 10th में आ गए हैं तो यहाँ पे इसको अलग अलग सिंबल से इंडिकेट कर दिया जाएगा। जैसे कहने के मतलब कि भाज्य को ए द्वारा इंडिकेट कर दिया जाएगा, भाजक को बी द्वारा इंडिकेट कर दिया जाएगा, भागफल को Q द्वारा और शेषफल को R द्वारा। तो यहाँ पर देखेंगे तो भाज्य भाज्य यानी A बराबर B, भाजक क्या है B इंटू भागफल क्या है Q और प्लस में क्या हो जाएगा R। इसी को बोलते हैं A बराबर BQ प्लस में R। और हम लोग इतना जानते ही हैं कि कभी भी ये दो जो है 5 से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। अगर 2 बड़ा रहेगा तो हम लोग और भाग लगाएंगे, और भाग लगाएंगे, तब तक भाग लगाते हैं जब तक कि A यानी R B से छोटा ना हो जाए। इसके मतलब कि R को हम B से छोटा करने के लिए, R को B से छोटा करने के लिए भाग लगाते रहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है कि A बराबर BQ प्लस R। इसके मतलब कि A जो है वो दोनों को गुना करेंगे और R को जोड़ेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। जहाँ ये भी हम लोग जानते हैं कि कभी भी R से बड़ा B से बड़ा नहीं होगा, R का होगा, बड़ा नहीं होगा। इसके मतलब कि जब B से बड़ा नहीं होगा तो हमेशा B से छोटा रहेगा, यानी R का वैल्यू क्या रहेगा B से छोटा रहेगा, यानी R से B हमेशा बड़ा रहेगा। और जब R से B बड़ा रहेगा, बात समझिएगा, जब R से B बड़ा रहेगा तो R का वैल्यू कहीं किसी कंडीशन में 0 भी आता है, किसी कंडीशन में कुछ भी आता है, यानी कुछ शेष भी आता है। इसके मतलब कि R का जो वैल्यू है, R का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। यानी 0 देखिए और 0 के बराबर तो यहीं, और 0 से बड़ा यहाँ देखिए, यानी R जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है। R जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 का हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो R का कुछ कंडीशन में 0, लेकिन अगर 0 से छोटा हो गया, ऐसा कभी कंडीशन नहीं बनेगा कि R का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए। यानी 0 से छोटा कहने का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ऐसा कभी कंडीशन नहीं बने कि R का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए। तो अभी तक ये जो भी आप लोग समझे हैं इसी का यहाँ प्रयोग है, यहाँ पे इसी का प्रयोग है। इसीलिए हम इतना समझा रहे थे और इसी को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का खत्म। अब देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांक, बात समझिएगा, पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। बात समझे, 2 धनात्मक पूर्णांक A एवं B, यानी कि A और B का जो वैल्यू है, A और B का जो वैल्यू है वो धनात्मक पूर्णांक होगा। यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ऐसे करके इन्फिनाइट तक कुछ भी हो सकता है। 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, सॉरी माइनस नहीं होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बात आता है कि सर धनात्मक पूर्णांक तो बताया नहीं। तो धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब पूर्णांक का ही पार्ट है, धनात्मक, ऋणात्मक, जो प्लस में आ गया धनात्मक, माइनस में रहा ऋणात्मक, बस एक पूर्णांक का ही पार्ट है। तो 2 धनात्मक पूर्णांक यहाँ देख लिए, 2 धनात्मक पूर्णांक है A और B, A और B है, A और B दिए रहने पर, इसके मतलब कि 12 और 5 यह हमेशा का रहेगा, दिया रहेगा। A और B का रहेगा, दिया रहेगा। अगर A B दिया हुआ है, इसके मतलब क्या है कि ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्याएं विद्यमान होंगे। पूर्ण कहने के मतलब
पूर्ण कहने के मतलब कि 0 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ भी आ सकता है। पूर्ण संख्याएं विद्यमान रहेंगे। इसके मतलब कि Q का जो वैल्यू है, Q का जो वैल्यू है, पूर्ण संख्या Q हमारे यानी Q और R का जो वैल्यू है वो क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा, ये विद्यमान होगा। यानी A और B, यहाँ देखिए A और B 12 5 लिए हैं, तो Q का वैल्यू 2 आया, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। R का वैल्यू भी 2 आया, पूर्ण संख्या है। यहाँ देखिए 2 और 8 लिए हैं A और B का वैल्यू, तो Q का वैल्यू 4 आया, ये पूर्ण संख्या है। वही R का वैल्यू 0 आया, ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। यानी अगर 2 गो धनात्मक पूर्णांक हम लेते हैं A B, तो ऑटोमेटिक 2 गो Q और R विद्यमान उसमें रहेगा। विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, तभी विद्यमान रहेगा, मतलब उसमें विद्यमान रहेगा जो कि A के बराबर BQ प्लस R, यानी BQ को गुना करेंगे और R को जोड़ेंगे तो फिर भी A के बराबर वो आ जाएगा। हमेशा एक बात यहाँ पे दिया रहेगा एक शर्त के तौर पे कि जहाँ 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है R, और R से हमेशा बड़ा होगा B। बात समझें? इसी विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए हम लोग इतना प्रक्रिया किए थे, और अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे। और अभी तक जितना भी आप लोग को बताएं, समझाएं, यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग इसको एक बार और देख लीजिएगा, रिवाइज मार लीजिएगा। बाकी आगे कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और कोशिश कीजिएगा जितना हो सके वीडियो के बिना स्किप किए हुए सही से समझिएगा, देखिएगा। पूरी तरह से आपको चैप्टर समझ में आएगा। हमसे अंत तक बने रहिए। कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक वीडियो बनाएं, और वो आपको आगे तक कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।